मित्र, मुझे लग रहा है कि एक दिन का नंबर देख के कोई ट्रेंड बनाना एक डिफिकल्ट बात होती है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक एफआईआई ने करीबन 90,000 करोड़ का माल बेचा है। तो ये एक छोटा सा बाउंस बैक हम समझ सकते हैं। इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमको आने वाले साल में देखना पड़ेगा कि एफआईआई कितने तेजी से इसको सस्टेन करते हैं, क्योंकि सभी को पता है अभी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है, छुट्टियों का माहौल है, काफी एफआईआई अभी छुट्टियों पे गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले दिनों में थोड़ी सी बाइंग अगर आती है तो वो एक मेरे ख्याल से एक टोकन बाइंग समझी जानी चाहिए। जो रियल एक्शन आएगा वो जनवरी से आएगा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स उम्मीद लगा के बैठी है कि इमर्जिंग मार्केट इंडिया में जो सबसे वेल पोजिशनड है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे जरूर एफआईआई का पैसा आएगा। बट उसके सामने आपको यूएस टेपरिंग का भी एक्टिविटी देखनी है। लिक्विडिटी डेफिनेटली थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि ये सारा फैक्टर्स देख के एक दिन का ट्रेंड ना देखिए। और मुझे लग रहा है आने वाले हफ्तों में जनवरी से होपफुली अगर ट्रेंड पॉजिटिव बनता है तो डेफिनेटली हमको लगेगा कि रियली इसमें कंक्लूसिव एविडेंस है कि एफआईआईज आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स। नहीं, बिल्कुल सुमित, देखिए ये एक जो डिसीजन है एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है, क्योंकि पहली बात तो रिटेल कोटा में एप्लीकेशंस काफी ज्यादा आती थी, प्लस जो प्राइसिंग का बेनिफिट था वो बड़े निवेशकों को बेनिफिट हुआ करता था। मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा जो आज जो रेगुलेशन अनाउंस किया है कि एंकर इन्वेस्टर्स 50% एक महीने के बाद बेच सकते हैं और बैलेंस 50% मेरे ख्याल से और एक 3 महीने के बाद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि एक महीने का टाइम खत्म होने के बाद बहुत ही ज्यादा बिकवाली एंकर इन्वेस्टर्स से आती थी, इसलिए प्राइस में काफी करेक्शन भी आती थी। तो एक ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं बट एक ट्रेडिंग व्यू से काम होता था। तो ये मेरे ख्याल से इससे क्या होगा कि सीरियस एंकर इन्वेस्टर्स ही पैसा लगाएंगे और उनको भी डेफिनेटली मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये नेट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव बातें हैं, जो मुझे लग रहा है अप्रैल 22 से आई थिंक इट विल क्रिएट अ गुड काइंड ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट इन द मार्केट। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए सौमित्र, इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली अगर मॉल्स और सिनेमा हाउसेस बंद होते हैं तो डेफिनेटली इसका सीधा इम्पैक्ट इन कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, और उसमें कोई डाउट नहीं कि ये अंडर परफॉर्म करेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ओमिक्रॉन वायरस ग्लोबली अभी ये एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये एक डेडली वायरस नहीं है। इससे डेफिनेटली लोगों को डेफिनेटली इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन यहाँ से डेथ का जो रेट है वो बहुत ही कम है। तो मुझे लग रहा है कि अभी मैटर शायद थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में होपफुली अगर मैटर थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है तो मेरे ख्याल से वहां पे वापस थोड़ा सा एक्शन इन सेक्टर्स में आएगा। मुझे लग रहा है कि जो अनलॉकिंग थीम्स वाले सेक्टर्स है, जैसे मंदार ने कहा एयरलाइन है, उसके बाद सिनेमा हाउसेस है, फिर ओटीए ऑपरेटर्स है, हॉलिडे कंपनीज है, तो इनको सारा काफी रिवेंज बाइंग जैसा डिमांड आने की अपेक्षा रहेगी। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे अभी भी लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं बिना वायरस के परवाह को लेके। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं कि FY23 होपफुली इनके लिए अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में जरूर चैलेंजेस रहेंगे। देखिए मुझे लग रहा है कि सौमित्र, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको ये शेयर जरूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट की अभी जो इनिशियल कमेंट्री आई है उन्होंने कहा है कि आगे चल के भी वो कामकाजी मुनाफे का मार्जिन जो 40% है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और काफी कॉन्फिडेंट है। हमको लग रहा है कि होपफुली तीसरी तिमाही के नतीजे अगर बहुत ही अच्छे आते हैं तो आपको शायद थोड़ी सी और तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। कंपनी ज्यादातर एक एक्सपोर्ट कंपनी है। एक्सपोर्ट का बेनिफिट ये है कि अभी रुपया वीक हो चुका है, डॉलर अप्रिशिएट हो गया, तो ऑब्वियसली डॉलर अर्निंग्स में अगर हम रूपी टर्म्स में देखें तो कंपनी को काफी फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो थोड़े से मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको पकड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है यही से भी थोड़ी सी अपसाइड पॉसिबल है। और जो प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट मीडियम टर्म, जी हाँ, तो अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आपने लिया है तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, लेकिन मीडियम टर्म व्यू है आपका थोड़ा, तो होल्ड करके चल सकते हैं। अविनाश, आपके आइडियाज कौन से होंगे? सौमित्र, पहला आइडिया जो मेरा है वो बेसिकली एक कॉफी प्लेयर है जिसका नाम है CCL प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबली करीबन 10% मार्केट शेयर कमांड करती है। इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट रीजन ये है कि फिलहाल जो कॉफी के प्राइसेस है वो रिकॉर्ड हाई पे चढ़े हैं। आई थिंक ब्राजील में जो क्रॉप है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले 2 साल के लिए कॉफी के प्राइसेस बहुत ऊपरी लेवल पे रहेंगे और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। प्लस कंपनी अपने वियतनाम की यूनिट में कैपेसिटी डबल कर रही है, तो इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। तो हमारा मानना है कि अगले 12-15 महीने के लिए अगर कोई खरीदता है तो यहाँ से करीबन 510-515 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है।
और दूसरा शेयर सौमित्र जो है वो फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, हमको लग रहा है कि 735 में स्टॉक कोट हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन नंबर्स Q3 के लिए आएंगे। FY23 के लिए भी जो कमेंट्री और जो गाइडेंस है वो काफी स्ट्रांग है। प्लस जिस प्रकार का जीडीपी ग्रोथ आने वाला है वहां पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करीबन 12 to 15 मंथ्स में हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे 875 है। तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से। ओके, तो 12 से 15 महीनों का टारगेट रखिए दोनों के लिए। आईसीआईसीआई बैंक 875 का टारगेट और सीसीएल में यहाँ पर टारगेट है 510 रुपए का।